भी होगा और साथ ही में फ़ायदा भी होगा। तो ये स्ट्रॉबेरी मेरे पास आ चुकी है, बिल्कुल राइप है। इसे भी चक्कर देखते हैं कि स्वाद, क्योंकि मुझे स्ट्रॉबेरी वैसे ही बहुत पसंद है, मैं खाती भी रहती हूँ। जी बिल्कुल, पहली बार मौका मिला है खेत से डायरेक्ट स्ट्रॉबेरी खाने को और बहुत लजीज है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लगभग 2 हेक्टर के पास में 1 हेक्टर के पास एरिया मेरे पास लगा हुआ है स्ट्रॉबेरी का। और पिछली बार से हमने कोई 1.5 गुना या 2 गुना के करीब एरिया बढ़ाया है, क्योंकि काफ़ी अच्छा मुनाफा हमको इससे मिला था। हालांकि पिछली बार हमारा पहला सीज़न बड़ी अच्छी क्वालिटी की स्ट्रॉबेरीज थी, तो वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है। लास्ट ईयर हमने पंजाब के पठानकोट में भी सप्लाई किया था, फिर बिग बाज़ार चेन में भी हमने दिया था, इजी डे में भी दिया था। इस बार हमने उनके साथ टाई अप नहीं किया है, हमने रिलायंस के स्टोर्स के साथ में टाई अप किया है, बट अभी हमने उनको सप्लाई नहीं किया है क्योंकि अभी प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं थी कि हम उनको दे सकें। जम्मू में खेतीबाड़ी का जब भी नाम आता है तो लोगों के माइंड में 2 ही फसलें सामने आती हैं, एक कनक और दूसरी मूंजी, यानी कि वीट और राइस। लेकिन अब किसान की सोच भी बदल रही है और साथ साथ में जम्मू खित्ते के ही अलग अलग इलाकों में आपको ऐसे प्रोग्रेसिव फार्मर्स मिलेंगे जो अलग अलग चीज़ें उगा रहे हैं। एक कहानी हमने डोडा से आप तक पहुंचाई थी, जहां पेड़ के ऊपर टमाटर उगाए जा रहे थे, और एक कहानी कठुआ के हरिपुर गांव से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक किसान स्ट्रॉबेरीज उगा रहा है। अब पैक्ड स्ट्रॉबेरीज आपने मंडी में देखी होंगी, बहुत ही खूबसूरत पैकेजिंग के साथ आप तक पहुंचती है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि अब वो स्ट्रॉबेरी जो है वो भी कठुआ के ही इस गांव में उगाई जा रही है। मेरे साथ धीरज कुमार जी हैं, इनसे प्रोसेस भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले धीरज जी मुझे ये बताएं कि आपके दिमाग में आइडिया कहाँ से आया कि स्ट्रॉबेरी यहाँ पर उगानी है, क्योंकि बड़ी मेहनत का काम है। बिल्कुल सही सवाल है आपका, बहुत अच्छा। और मैं आपको ये बताऊं कि मैं पहले नौसेना में जॉब करता था। रिटायरमेंट के बाद में जैसे मैं घर में आया और हमारे पास पुश्तैनी ज़मीन वगैरह भी थी, तो बागवानी से हमारा पुराना नाता रहा है। हमारे पास लीची का भी एक बाग है और आम का भी बगीचा है जो हमारे दादाजी ने लगाया था। तो हमें इस दिशा में ही कुछ बढ़ना था आगे। तो विभाग के अधिकारियों से मेरा राब्ता हुआ, तो जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि स्ट्रॉबेरी के फील्ड में आप आइए, स्ट्रॉबेरी में गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा इंसेंटिव है। आजकल के जो बच्चे हैं वो तो सीधा नौकरी की ओर दौड़ते हैं, कोई नौकरी छोड़कर खेतीबाड़ी की तरफ आता नहीं है। ज़मीनें होती भी हैं तो वो सोचते हैं कि एक काम करेंगे, लेबर लगा लेंगे, लेबर कनक उगाता रहेगा, थोड़ी फसल बिकेगी, पैसा आता रहेगा। खुद खेतीबाड़ी की ओर बहुत कम लोगों का आकर्षण है। तो आपको किस चीज़ ने जो है वो आकर्षित किया कि आप भी कुछ उगाएं? आपका बिल्कुल सही कहना है कि नौजवानों का आकर्षण जो है वो खेतीबाड़ी की तरफ नहीं है, लेकिन ये सोच धीरे धीरे बदल रही है, परसेप्शन बदल रहा है। आप देखेंगे कि बाहर की स्टेटों में भी जो इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट्स हैं, मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स हैं, वो सभी लोग अभी आप देख रहे हैं धीरे धीरे उनका खेती की तरफ रुझान आ रहा है। वो वाली खेती नहीं जिसकी पारंपरिक खेती हम जिसे बोलते हैं, वो नहीं। अब नई नई तकनीकें आ गई हैं जिसको पुराना जो मतलब पारंपरिक किसान जो है वो नहीं भी कर पाता है। ड्रिप इरीगेशन आ गई है, स्प्रिंकलर आ गए हैं, फिर हाईटेक पॉली हाउसेज आ गए हैं, नई तरह की एग्जॉटिक वेजिटेबल्स आ गई हैं, एग्जॉटिक फ्रूट्स आ गए हैं, जिनमें आमदनी बहुत अच्छी है और एक अच्छी आजीविका का साधन भी ये है। आपने स्ट्रॉबेरीज क्यों चुनी? खुद कुछ खास लगाव है स्ट्रॉबेरी से, या खाते बड़े थे बचपन में, पसंद है तो सोचा यही उगाते हैं, या कोई खास वजह है स्ट्रॉबेरी बड़ी इन डिमांड है? स्ट्रॉबेरी तो मैंने एक बार ख़रीद के खाई थी मुंबई महाराष्ट्र में, वहाँ पे होती है तो खाई थी। पेड़ मैंने भी पहली बार तभी देखा जब मैंने यहाँ पे लगाया। तो स्ट्रॉबेरी मेरा चुनने का कारण यही था कि मैं पहले मतलब वाटरमेलन का भी खेती की थी, और स्ट्रॉबेरी के बारे में जब मुझे विभाग के अधिकारियों से पता चला कि इसमें काफ़ी प्रोत्साहन गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है, तो मैंने इसके बारे में स्टडी करना शुरू किया। 2-3 महीने की मैंने इसकी स्टडी की और एक रफ आइडिया, एक मैप मैंने अपने माइंड में बनाया कि मैं इस तरह से खेती करूँगा। उसमें इंटरनेट का बहुत ज़्यादा रोल है, इंटरनेट से मैंने इसमें काफ़ी कुछ सीखा। और फिर जो प्रोग्रेसिव फार्मर अदर स्टेट से हमको मिले हैं उनसे भी मैंने बात की, नर्सरी ग्रोअर से बात की, तो मुझे एक रफ़ मैप जो मेरे दिमाग में बन गया कि इस तरह से मैं स्ट्रॉबेरी की खेती करूंगा। तो काफ़ी अच्छा मतलब मेरा वो रहा, और पहले ही प्रयास में मैंने इसमें मुझे सफलता जो है मिली है। आपने बोला इस तरीके से मैं उगाऊंगा, वो अभी भी हम जो आपका खेत देख रहे हैं यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर बड़ी मेहनत की है, ये कुछ लिफाफे बांधे हैं। टेक्निकल हमें मालूम नहीं है, टेक्निकल आपसे जानेंगे कि ये आखिर स्ट्रॉबेरी लगाई कैसे जाती है और ये आपने क्या कुछ किया है यहाँ पे। स्ट्रॉबेरी लगाने का तरीका ये है कि रेज्ड बेड जिसको हम बोलते हैं, ये आप देख रहे हैं कि ज़मीन से उठा हुआ है, और इसमें क्या है कि आपको मल्चिंग शीट वगैरह करनी पड़ती है। मल्चिंग शीट से ये होता है कि आपका जो फ्रूट होता है स्ट्रॉबेरी का, इसके ऊपर कोई छिलका वगैरह नहीं होता, आप देख रहे हैं डायरेक्ट कंजप्शन होती है। और जब मिट्टी के साथ टच हो जाता है तो इसका क्वालिटी ख़राब हो जाती है, इसमें स्पॉट आ जाता है। तो उसको बचाने के लिए इसमें मल्चिंग शीट की जाती है, प्लास्टिक मल्च आती है। पहले जो होता था ट्रेडिशनल ज़माने में, जब ये बाहर का फ्रूट है, यूरोपियन फ्रूट है, तो वहाँ पर स्ट्रॉ वगैरह का यूज़ करके, जैसे
चंपराली जिसको बोलते हैं, उसका यूज़ करके इसको किया जाता था, इसलिए इसका नाम भी स्ट्रॉबेरी पड़ा हुआ है, वहाँ से ही निकला है इसका नाम। लेकिन आजकल जो है नई हमारे पास सुविधाएं हो गई हैं, प्लास्टिक मल्च आ गई है, इसका टेम्परेचर के मेंटेन करने में भी ये सहायक है और क्वालिटी ऑफ फ्रूट भी इससे अच्छा बनता है। टेम्परेचर का थोड़ा मुझे बताएं कि ये ज़्यादा गर्मी के मौसम में उगती है, ज़्यादा सर्दी के मौसम में उगती है, या कोई इसका कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जितना मेंटेन किया जाए तो फसल अच्छी निकलती है? और यहाँ पर तो देख रहे हैं जैसे हम के ओपन खेत है, कोई बंद नर्सरी नहीं है, तो यहाँ पर कैसे मैनेज करते हैं उस टेम्परेचर को? इसके लिए टेम्परेचर जो है ना ज़्यादा हमें गर्म चाहिए ना ज़्यादा ठंडा चाहिए। ज़्यादा ठंडा हो जाए तो ये डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है इसका पौधा, इसकी ग्रोथ रुक जाती है, और ज़्यादा गर्मी हो जाए तो फिर ये इसका प्रोडक्शन बंद हो जाता है। तो इसको बीच वाला मौसम जिसे हम बोलते हैं कि 18 से लेके और 27-28 डिग्री तक का जो टेम्परेचर है इसके लिए बेस्ट सूटेड है। उसी में इसकी फ्लावरिंग होती है, उसी में इसकी फ्रूटिंग होती है और पकती है। ज़्यादा टेम्परेचर 35 से ऊपर चला जाए तो ये फ्रूट ख़राब होना भी शुरू हो जाता है और इसकी प्रोडक्शन भी बंद हो जाती है। तो इस तरह का टेम्परेचर जो हमारे जम्मू के प्लेन एरिया में बहुत अच्छे से अवेलेबल है, बहुत लंबी ड्यूरेशन के लिए अवेलेबल है और बहुत ही सूटेबल है इस तरह की क्रॉप करने के लिए भी मैं बोल सकता हूँ। एक ही सीज़न होता है इसका कि एक ही सीज़न में क्रॉप उगाई जाती है और इसके बाद जब स्ट्रॉबेरी का सीज़न चला गया तो आप क्या यहाँ पर कुछ और उगाते हैं? जैसे ये अभी आप देख रहे हैं स्ट्रॉबेरी, ये मेरा सेकंड सीज़न है और इसके बाद में जैसे ही मई तक इसका फ्रूटिंग चलेगा, जैसे बंद हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, अपना खर्चा बचाने के लिए इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए यहाँ से उखाड़ें लेंगे स्ट्रॉबेरी के पौधे और इसमें दूसरी क्रॉप ले लेंगे। जैसे पिछली बार में इसमें बॉटल गोल्ड का खेती की थी, तो उससे क्या है कि मेरा इनपुट कॉस्ट कम हो जाता है और आउटपुट मेरा मुनाफा जो है बढ़ जाता है। इससे जानना चाहूँगी कि ये जो मल्चिंग शीट्स आपने लगाई है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लगाई हैं, स्प्रिंकलर्स भी मुझे लगता है लगाए होंगे, ये ड्रिप इरिगेशन लगाई है। हाँ। तो ये सारा कुछ करने में क्या डिपार्टमेंट्स की तरफ से कोई आपकी मदद हुई, या जितनी भी इनपुट कॉस्ट है वो खुद ही लगानी है, बीज भी खुद ही खरीद के लाना है, बाकी सब कुछ भी खुद ही करना है? नहीं, इसमें विभाग का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। 13,000 जो है पर कनाल इसमें उनकी सब्सिडी मिलती है हमको इसमें, और ड्रिप इरिगेशन में भी उन्होंने मुझे सब्सिडी दी है और उससे काफ़ी मुझे मदद मिली है। जो मतलब ये कॉस्ट इंटेंसिव क्रॉप है, इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा है शुरुआत में, हालांकि आपका मुनाफा भी ज़्यादा होता है इसमें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नया फार्मर इसमें आने से इसलिए रुकता है क्योंकि इसमें अपफ्रंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। स्टार्टिंग में ही आपका 1-2 लाख रुपया खर्चा आ जाएगा और फार्मर इसमें झिझकता है। उस झिझक को जो डिपार्टमेंट की जो सपोर्ट है उसने दूर किया है। उस वजह से आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे नए फार्मर हमारे एरिया में, चाहे वो मैंने ही उनको प्रेरित किया, जब मेरे से प्रेरित होकर जो भी है, मेरी कुछ लोग मेरे से कंसल्ट भी कर रहे हैं और मैं उनको गाइडेंस भी दे रहा हूँ, टेक्निकल गाइडेंस, जहाँ मटेरियल भी उनको प्रोवाइड किया है। तो बड़ा अच्छा है कि मुझे लगता है बहुत जल्दी ही हम जो स्ट्रॉबेरी में बहुत अच्छा नाम यहाँ पे जम्मू में हो जाएगा। और आज की हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र महाबलेश्वर में 90% ऑफ द स्ट्रॉबेरी जो कंट्री की है वहाँ पे ग्रो होती हैं। हम एज ए जम्मू कश्मीर 1-2% के लिए, लेस देन 1% हम इसमें अकाउंट करते हैं, लेकिन बहुत जल्दी ही मुझे लगता है कि हम एक साइजेबल नंबर ऑफ स्ट्रॉबेरीज यहाँ पे प्रोड्यूस कर लेंगे। क्योंकि मेरा मानना है, ये मेरा खुद का तजर्बा है कि हमारा जो मौसम है ये बहुत ही सूटेड है इसके लिए। हम बहुत ही लंबा फ्रूटिंग सीज़न ले सकते हैं। इतना सूटेबल मौसम जो है वो किसी के पास भी नहीं, ना हरियाणा के पास में है, ना पंजाब के पास में है। क्योंकि हाँ, ये क्योंकि मैं इस समय भी देख सकती हूँ कि फ्रूट आया हुआ है इसके ऊपर, लगभग कुछ स्ट्रॉबेरीज जो हैं वो बिल्कुल पककर तैयार हो चुकी हैं। और कितना समय लगता है इसको ऐसे राइप होने में? कैसे आपको मालूम चल जाता है कि अब सारी क्रॉप जो है वो राइप हो चुकी है? क्योंकि ये सारा बंद है, अभी मल्चिंग शीट लगी हुई है। क्या आपको पूरा उतार के देखना पड़ेगा कि पूरा क्रॉप रेडी हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं, इसमें हमारी डेली पिकिंग होती है। जैसे आज अभी थोड़ी देर पहले तक हमारी पिकिंग चल रही थी, आज की पिकिंग हमने इसमें से कर ली है। अच्छा। और डेली पिकिंग होती है। और कितना समय लगता है राइप होने में? इसका देखो, जब फ्लावर से होता है और फ्लावर से जब राइपिंग स्टेज आता है 10 से 15 दिन का टाइम लगता है। लेकिन ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि एक दिन पक गया तो बस बंद हो जाए। नए फ्लावर्स आते रहते हैं, पुराने वाला पकते रहते हैं। तो डेली पिकिंग चलती है इसमें। डेली हम इसमें माल पैक करके मंडी में सप्लाई करते हैं। रेगुलर इनकम 3-4 महीने के अंतराल तक चलता रहता है किसान। बीज का मालूम करना चाहूँगी कि बीज क्या आप जो डिपार्टमेंट की तरफ से मिलते हैं वही बीज इस्तेमाल करते हैं या खुद भी कहीं से बीज लाकर इस्तेमाल करते हैं? क्या यहाँ पर जो बीज अवेलेबल है उसमें या बाहर से कोई आप बीज लाएंगे उसमें कोई फ़र्क होता है? हाँ, बिल्कुल फ़र्क होता है। जैसे हमने यहाँ पे जो बीज मंगाए हैं वो हिमाचल सोलन से मंगाए हैं और कुछ हमने एयर कार्गो की मदद से पुणे महाराष्ट्र से मंगवाए हैं। और इसका जो है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका जो मदर प्लांट है वो कैलिफोर्निया USA और इटली से आता है। 2 कंट्री से इसके मदर प्लांट्स आते हैं और वहाँ पे नर्सरीज लगाई जाती हैं और उसके बाद में जो ऑल ओवर द इंडिया इसके प्लांट्स जो है सप्लाई किए जाते हैं।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जम्मू कश्मीर में इसका स्कोप है नर्सरीज़ लगाने का, लेकिन वो है पहाड़ी एरिया में, जैसे किश्तवाड़ रजौरी एरिया में। वहाँ पे अगर इसके ऊपर इसके इस तरह का किया जाए तो वहाँ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि जब तक इसकी नर्सरी लगती है मार्च अप्रैल मई के महीने में, यहाँ पे हमारा ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और अगर बरसात का आगमन हो जाता है उसमें हमारे ये प्लांट्स मर जाते हैं। तो सपोर्टिव एटमॉस्फेयर उस टाइम पे यहाँ पे नहीं होता, तो इस वजह से यहाँ पे नर्सरीज़ नहीं होती हैं। नर्सरीज़ हिमाचल में जहाँ पे हायर रीचेज़ में, जहाँ पे एक सपोर्टिंग टेम्परेचर उसको मिलता है, वहाँ पे नर्सरीज़ पैदा होती हैं। हम वहाँ से प्लांट्स मंगाते हैं, जहाँ महाबलेश्वर पुणे से आता है इसका प्लांट। जैसे कि आपने कहा कि अभी इसका कुछ पिकिंग हो चुकी है, तो अक्सर जो लेबर मिलता भी है जो फसलों के साथ डील करता है वो यहाँ पर वही है जिसे कनक काटनी आती है या मूंजी जो है वो हार्वेस्ट करनी आती है, सब्जियाँ हार्वेस्ट करनी आती हैं। क्योंकि ये फ्रूट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर ज़्यादा है नहीं, तो क्या उन्हें भी आपको पहले थोड़ा ट्रेन करना पड़ा, थोड़ा बताना पड़ा कि इसको किस तरीके से राइप हो गई है मालूम करना है, कौन कौन सी स्ट्रॉबेरी उखाड़नी है, कौन कौन सी नहीं उखाड़नी है, या फिर सारा काम आप अपने परिवार के साथ मिलकर खुद ही कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पे हमारे पास लेबर लगी हुई है। लास्ट सीज़न में हम 10 तक लोग एम्प्लॉय किए हुए थे, अभी हमारे पास 6 लोग एम्प्लॉयड हैं। जैसे जैसे इसका प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम एम्प्लॉयज़ की संख्या बढ़ाते जाएंगे। ये बात आपकी सही है कि हमको उनको बताना पड़ता है, 1-2 दिन उनके साथ में रहना पड़ता है। जो पुराने बंदे हैं जो ट्रेंड है वो उनको साथ में रख के उनको सिखाते हैं कि इस तरह से हमने इसको तोड़ना है, इस तरह से हमने इसको पैक करना है। पहले शुरुआत में तो हमें ही ने उनको बताया था कि क्योंकि ये फसल इस इलाके के लिए नई है और उस टाइम तक तो कुछ समय तक तो ये भी श्योर नहीं था कि ये यहाँ पे हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, लेकिन बहुत अच्छे से यहाँ पे हुई है। बहुत अच्छी क्वालिटी की स्ट्रॉबेरीज़ यहाँ पे हुई हैं और इसकी डिमांड मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले हफ्ते तक तो हम सिर्फ 30 से 40% डिमांड को ही मीट कर पा रहे थे। मतलब उसके लिए भी जो हम जहाँ पे हम देते हैं होलसेलर के पास में, उसको भी रेशनिंग करनी पड़ रही थी कि अपने क्लाइंट्स को कम करके देनी पड़ रही थी ताकि वो सभी को सेटिस्फाई कर सकें। अब आगे डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, जो कि सबसे ज़रूरी होता है कि आपने यहाँ से जो फ्रूट है वो उतारा, डब्बों में उसको पैक कर दिया, अब बारी आती है उसको अलग अलग मार्केट्स में पहुँचाने की। तो वो क्या आप अभी भी कठुआ में ही इसे बेच रहे हैं कि आसपास के गांव तक पहुँच रही है, या आपने किसी ना किसी के साथ टाई अप किया हुआ है जिससे यही आपका प्रोडक्ट जो है वो जम्मू में भी जाए या बाहर भी कहीं पर जाए? कठुआ में तो हम अभी इतना ज़्यादा सेल नहीं कर रहे हैं। कठुआ में 1-2 ही हमारे पास क्लाइंट्स हैं और लोकल भी क्लाइंट्स हैं। लोकल हमारे जो यहाँ के हैं वो खुद ही आके ले जाते हैं क्योंकि फ्रेश स्ट्रॉबेरीज उनको मिल जाती हैं और उसकी शेल्फ लाइफ 2-3 दिन एक्स्ट्रा होती है। मेनली हमारा जो मार्केट है वो जम्मू का नरवाल मंडी मार्केट है। वहाँ से जम्मू के विभिन्न एरिया में जाता है, जैसे वहीं से कटरा वगैरह में भी जाता है। कल एक कटरा के क्लाइंट का फ़ोन आया था कि हमारी स्ट्रॉबेरीज़ आपको मिली है, हमको बड़ी अच्छी क्वालिटी की स्ट्रॉबेरीज़ थी, तो वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है। लास्ट ईयर हमने पंजाब के पठानकोट में भी सप्लाई किया था, फिर बिग बाज़ार चेन में भी हमने दिया था, इजी डे में भी दिया था। इस बार हमने उनके साथ टाई अप नहीं किया है, हमने रिलायंस के स्टोर्स के साथ में टाई अप किया है, बट अभी हमने उनको सप्लाई नहीं किया है क्योंकि अभी प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं थी कि हम उनको दे सकें। लोकल डिमांड को ही हम मीट नहीं कर पा रहे थे। मे बी इन द नेक्स्ट वीक और सो और मंथ सो वी विल बी एबल टू गिव देम द स्ट्रॉबेरीज। कितना ये एरिया है और कितने मरले में कितनी पैदावार हो जाती है स्ट्रॉबेरी की एक सीज़न में? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लगभग 2 हेक्टर के पास में 1 हेक्टर के पास एरिया मेरे पास लगा हुआ है स्ट्रॉबेरी का, और पिछली बार से हमने कोई 1.5 गुना या 2 गुना के करीब एरिया बढ़ाया है क्योंकि काफ़ी अच्छा मुनाफा हमको इससे मिला था। हालांकि पिछली बार हमारा पहला सीज़न था, बहुत सारी गलतियाँ हमसे हुई, बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी। क्या गलतियाँ हुई, क्योंकि नए फार्मर जो आएंगे उनको भी मालूम होना चाहिए क्या क्या नहीं करना है। जैसे देखिए कि हमें प्लांट का सिलेक्शन, हमको पिछली बार तक हमें पता नहीं चला था कि कौन सी वैरायटी यहाँ पे सूटेबल है कि नहीं है। हमने 5-6 वैरायटीज़ के साथ में चले और हमने वहाँ पे देखा, स्टडी किया कि कौन सी वैरायटी हमारे हिसाब से बहुत अच्छी है। इस टाइम पे हमने 2 वैरायटीज़ पे ज़ीरो डाउन किया और 2 वैरायटीज़ ही मेनली लगाई हुई हैं। 3-4 वैरायटीज़ और भी लगाई हैं, थोड़ी छोटी छोटी क्वान्टिटीज़ में। वो नई वैरायटीज़ ही नई इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में, उनका देखने के लिए हमने एक अलग से प्लॉट लगाया कि उनका रिजल्ट कैसा रहता है। अगर वो अच्छा होता है तो अगली बार हम उनको इंट्रोड्यूस करेंगे लार्ज स्केल पे। फिर कुछ ऐसा होता है कि जैसे हमारा ये नॉर्दर्न जोन है, यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होती हैं, आपको बेमौसमी बरसात का सामना करना पड़ता है, कोहरे का यहाँ पे सामना करना पड़ता है। तो पिछली बार हमने ये आप देख रहे हैं जो वाइट पॉलीथीन सा लगा हुआ है, ये क्रॉप कवर बोलते हैं इसको लो टनलिंग बोलते हैं। ये हमने नहीं की हुई थी, उसकी वजह से हमारा काफ़ी ज़्यादा फ्रूट ख़राब हुआ था, हमें काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा था उसका। इस बार हमने उस चीज़ कमी को दूर करते हुए लो टनलिंग वगैरह की हुई है ताकि हमारा जो फ्रूट है वो नुकसान ना हो और हमें इसका मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। आखिर में अब आप इस समय यही सोच रख रहे हैं कि ये यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज उगाकर आप उन्हें डायरेक्टली मार्केट में बेचेंगे, या जिस तरीके से आजकल किसानों के पास एक और ऑप्शन आ चुका है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का, कि आपने स्ट्रॉबेरी अगर बनाई है तो आप स्ट्रॉबेरी का जैम बनाकर, स्ट्रॉबेरी के और आइटम्स बनाकर वो मार्केट में भेजेंगे तो उससे मुनाफा और ज़्यादा होगा। क्या आप उस तर्ज पर भी सोच रहे हैं, या फिलहाल क्योंकि नया नया ये स्ट्रॉबेरी उगाना शुरू किया है इस वजह से पहले डायरेक्ट फ्रूट ही मार्केट में बेचने का सोच रहे हैं?
बहुत अच्छा सवाल है आपका। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स इसके काफ़ी होते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी का पल्प आता है, स्क्वैश आता है, जैम आता है, और काफ़ी सारे मतलब फूड आइटम्स में एज ए प्राइमरी इंग्रेडिएंट भी यूज़ होता है। जैसे आपको आइसक्रीम वगैरह में आती है, उसमें भी इंग्रेडिएंट के तौर पे इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन हाँ, अभी हम सिर्फ इसको डायरेक्ट सेल ही कर रहे हैं, अभी हमने वैल्यू एडेड की तरफ कोई किया नहीं है। बट बहुत अच्छा है कि हम वैल्यू एडिशन की तरफ भी जाएँ, क्योंकि ये स्ट्रॉबेरी का फ्रूट एक पेरिशेबल कमोडिटी है। कई बार हमारा होता है कि सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, डिमांड नहीं होती उतनी, तो हम उसको एज ए पल्प बना लें, उसका जैम बना लें, तो वो भी हमारा जो है लॉस होने से बच सकता है। उसकी तरफ भी हम इसको जाएंगे, और विभाग की तरफ से भी इसकी तरफ सब्सिडीज़ वगैरह दी जा रही हैं हमको, समय समय पे वो इसके बारे में बताते भी रहते हैं। तो आने वाले फ्यूचर में हम उसकी तरफ भी देखेंगे। कोई खास फर्टिलाइज़र, कोई खास पेस्टिसाइड, क्या वो सारी चीज़ों का भी इस्तेमाल करना पड़ता है स्ट्रॉबेरी के लिए, या इसमें उसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती? नहीं, ये स्ट्रॉबेरी की खेती बड़ी टेक्निकल खेती है, और ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भी इसको कर लेगा। इसके लिए आपको पूरी तरह से तैयार होना पड़ेगा, नहीं तो आप बहुत बड़े नुकसान के लिए तैयार रहें। ऐसा नहीं है कि कोई भी इसको उठा और लेमैन की तरह उसने लगा दिया और ये हो जाएगा। बहुत सारे लोग इसमें नुकसान भी उठा सकते हैं। तो फर्टिलाइज़र्स इसमें नॉर्मल जो हम यूज़ करते हैं वो भी होते हैं। इसमें ज़्यादातर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स और केमिकल फर्टिलाइज़र का मिक्स ही मैं कह सकता हूँ कि अगर आप उस तरह से करेंगे तो ही बेटर है। ऑर्गेनिक का क्या होता है कि आप ऑर्गेनिक अगर चीज़ें यूज़ करते हैं तो इससे एक तो इसकी शेल्फ़ लाइफ बहुत अच्छी होती है फ्रूट की। अगर केमिकल की तरफ आप चले जाएं तो इसकी शेल्फ लाइफ उतनी नहीं रहेगी। जैसे ही टेम्परेचर रीज होगा तो ये स्ट्रॉबेरी जो है वो डैमेज हो जाएगी। तो आप जैसे आपने देख भी रहे हैं, हमारे आसपास बहुत सारे मवेशी वगैरह रहते हैं, तो गोबर की खाद जो है वो हमको बड़ी इजीली अवेलेबल हो जाती है। यहाँ पे हमने पहले गोबर की खाद डाल के इसमें प्लोइंग वगैरह किया था, रोटावेटर चलाया था, फील्ड प्रिपरेशन का पार्ट है वो। उसके अलावा फिर हम इसमें ऑर्गेनिक सीवीड एक्सट्रैक्ट्स आते हैं, ह्यूमिक एसिड आता है, फल्विक एसिड आता है, ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं ताकि एक स्ट्रॉबेरी का आप देख रहे हैं बहुत ही हेल्दी प्लांट यहाँ पे है, क्योंकि इसको जो भी इसकी खुराक है उसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं दोबारा से आपको ये फील्ड दिखा दूं एक बार, जिस पूरी फील्ड के अंदर स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स लगे हुए हैं। इस समय भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्ट्रॉबेरीज उग चुकी हैं, कुछ एक राइप हो चुकी है, पक चुकी है, जिसे पैकेज किया जा रहा है और शहर में बेचा जा रहा है ताकि आप लोगों के घर तक ये स्ट्रॉबेरी पहुंच सके। आज के समय में किसान की सोच भी बदल रही है और सोच इस तरफ जा रही है कि अगर नौकरियां नहीं हैं, ज़मीन घर पर है, वापस से वही वीट और राइस के चक्कर में रहेंगे तो नहीं मुनाफा कमा पाएंगे, नहीं परिवार का पेट पाल पाएंगे। लेकिन एग्जॉटिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अगर उगाएंगे तो उससे नाम भी होगा और साथ ही में फ़ायदा भी होगा। तो ये स्ट्रॉबेरी मेरे पास आ चुकी है, बिल्कुल राइप है। इसे भी चक्कर देखते हैं कि स्वाद, क्योंकि मुझे स्ट्रॉबेरी वैसे ही बहुत पसंद है, मैं खाती भी रहती हूँ। जी बिल्कुल, पहली बार मौका मिला है खेत से डायरेक्ट स्ट्रॉबेरी खाने का और बहुत लजीज है, बहुत मीठी स्ट्रॉबेरी है। तो अगर और भी लोग चाहते हैं स्ट्रॉबेरी उगाना तो आप डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से मदद लेकर आप स्ट्रॉबेरीज उगा सकते हैं। और साथ ही में धीरज जी भी बहुत सारे स्ट्रॉबेरी फार्मर्स की मदद करते हैं ताकि वो स्ट्रॉबेरीज उगा सके, तो इनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया पर कहीं पर हैं या आपके नंबर से ही आपको कांटेक्ट करना है? नहीं, सोशल मीडिया पे मेरा एक पेज भी है, जैसे धीरज एग्रो फार्म्स करके है पेज है, उसमें भी लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं और उसमें भी मैं अपने वीडियोस वगैरह डालता रहता हूँ। एक यूट्यूब चैनल भी मैंने बनाया हुआ है डोगरा ज़िम्मेदार करके, और उसमें भी मैं वीडियोस डालता रहता हूँ, स्ट्रॉबेरी के बारे में रिलेटेड डालता हूँ। हालांकि अभी काफ़ी दिनों से उसमें कोई वीडियो नहीं आ पाया क्योंकि मैं इसी में मसरूफ़ था ज़्यादातर, तो लेकिन बहुत जल्दी मैं उसमें और भी वीडियो डालूंगा, क्योंकि मुझे खुद ही किसानों के द्वारा ये बोला गया है कि आप एक यूट्यूब चैनल बनाइए। तो मैंने रिसेंटली ही बनाया है वो, तो वो बड़ों ने बड़ा प्रेशराइज़ किया कि ताकि हम भी इसको मतलब उनके लिए एक डायरेक्ट सोर्स हो जाए। मुझे भी इंटरनेट से काफ़ी मदद मिली थी। इंटरनेट एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसकी तरह से आप विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, तो बड़ा अच्छा तरीके से ये चीज़ हो पाई इंटरनेट की वजह से। मैंने भी एक इस तरह से एक थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया है। तो भाई इनके पेज को भी जाकर फॉलो करें, आपको सिखा देंगे वहाँ पर कि ये स्ट्रॉबेरीज कैसे उगानी है।